आदाब नाज़रीन, रात के 9:05 हो चुके हैं। मैं हूं आपका मेजबान सनम एजाज। देख रहे हैं आप वॉइस टेलीविजन उर्दू और वॉइस टेलीविजन उर्दू पर रात 9 बजे हम आपके लिए लाते हैं प्रोग्राम दिन भर। पिछले 24 घंटों में क्या कुछ देश दुनिया में हुआ उससे आपको बाखबर करने की भरपूर कोशिश करते हैं और इसी खबर को दिन भर को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करते हैं लज्जत मसाले। याद रखिएगा, रात 9 बजे आप शाम का शाया ले रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, तो लज्जत मसालों से आज का आपका डिनर कैसा बना होगा, कैसा लज्जत आ रही होगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम कल की तारीख से करेंगे। कल बड़ा मार्का है, लगातार तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल ओहदे और राजदारी का हल्फ भी उठाएंगे और कल से लेकर आज का आने वाले कल तक सियासत में बड़ी उथल पुथल देखने को तो नहीं मिल रही है, लेकिन बयानबाजी बड़ी हो रही है। दिल्ली में आज भी बयानबाजी हुई और आज कांग्रेस ने दिल्ली में वर्किंग कमेटी का खुसूसी इजलास भी बुलाया हुआ था। कांग्रेस का आज का इजलास और कांग्रेस के आज के इजलास के दौरान जहां एक तरफ से राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर के तौर पे सामने रखा गया, वहीं कल के हवाले से भी राजनीति जिसे कहें, सियासत जिसे कहें या हिंदी में कहें रणनीति यानी लाएअमल जो है वह आज अपनाया गया। यह अपोजिशन का इजलास कल का इजलास होगा और इस इजलास में जहां हमसाया जो पड़ोसी ममालिक है उनके लगभग सभी सरबराहान बगैर पाकिस्तान के आ ही रहे हैं, वहीं कल के इजलास पर दुनिया भर की नजरें भी हैं। लगातार तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओहदे और राजदारी का कल हल्फ लेंगे, लेकिन पिछली दो सरकारों की बनस्बत अब की बार सरकार कुछ बैसाखियों के सहारे यानी दो और जो पार्टीज हैं उनके सहारे चलेगी। तो ये अगली सरकार कैसी चलेगी, क्योंकि अब तक वो फुल मेजॉरिटी वाली सरकार और उसके बाद आने वाली सरकार दो और जोड़ीदारों के साथ चलानी, यानी पहले और आज आने वाली सरकार में बड़ा फर्क भी होगा। लेकिन कल की सरकार, कल के ओहदे और राजदारी का मौका और उस सारे के बीच में आज कांग्रेस के ओहदे और राजदारी की बात, और उस पर कांग्रेस के बड़े लीडर जयराम रमेश ने बाद में मीडिया से बात भी की और मीडिया से बात करते हुए जयराम रमेश ने बताया कि कल का तो कल देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आज हमने आज का मामला समझाया था और आज का मामला समझते हुए कोशिश की जा रही है कि एक टफ टाइम दिया जा सके। साफ जाहिर है स्ट्रांग अपोजिशन है तो टफ टाइम होगा ही सरकार के लिए। लेकिन पहले सुनिएगा क्या बता रहे जयराम रमेश और उसके बाद हम ताबिश के पास भी चलेंगे। अभिषेक बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण गया है, अभी तक हमारे नेताओं को निमंत्रण नहीं आया है। जब हमारे इंडिया जनबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा, अगर वो आएगा, उस पर हम विचार करेंगे। सर, से दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं। और नितिन गडकरी को आपने सुना, लेकिन कल क्या होगा? आज कांग्रेस ने बताया कि पास पड़ोस के ममालिक से लोगों को बुलाया तो गया है, लेकिन हमें अभी तक दावतनामा नहीं गया है। तो कल के दावतनामे के इंतजार में कांग्रेस आज मीटिंग भी करी थी, लेकिन दिल्ली में क्या कुछ सूरत-ए-हाल है, कल के हवाले से किस तरह की तकरीब के हवाले से प्रोग्राम रखे गए हैं और क्या कुछ दिल्ली की सियासत कहती है, क्योंकि माजी में कुछ और था। ताबिश कमाल हमारे साथी दिल्ली से ही, तो दिल्ली में ताबिश कमाल के पास हम जोड़ेंगे और उनसे सुनेंगे कि कांग्रेस क्या कमाल करना चाहती है, बीजेपी क्या कमाल करेगी, ये सब कुछ ताबिश कमाल के पास। तो ताबिश, बहुत शुक्रिया ताबिश मुझे ज्वाइन करने के लिए। जरा बताइएगा कल के हवाले से क्या कुछ तैयारियां हैं, सरकार के गलियारों में क्या कुछ चल रहा है, विपक्ष यानी अपोजिशन क्या बता रहा है? बिल्कुल, देखिए सनम साहब, क्योंकि दिल्ली इस वक्त पारा बहुत गर्म है, दिल्ली में ज्यादा गर्मी हो, राजनीतिक माहौल भी गर्म नजर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पूरी तरह से कांग्रेस इससे कुछ है, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उठी है। 10 साल के बाद कांग्रेस तेलंगाना सीट लेकर आई है और बीजेपी क्योंकि तीसरी बार सत्ता में आ रही है, उनकी बीजेपी और एनडीए के घटक कर रहा है। लेकिन आज जयराम रमेश ने आरोप लगाया है गठबंधन के जो लीडर्स हैं उनको प्रधानमंत्री का जो ओथ सेरेमनी है उसके लिए अभी तक इन्विटेशन नहीं आया है। अगर इन्विटेशन आता है तो इंडिया गठबंधन के लीडर इस बात पर
सोचेंगे उनको जाना है नहीं जाना है। कल शाम 7:15 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर शपथ लेंगे और उनके शपथ समारोह को और खूबसूरत बनाने के लिए विदेशी मेहमान भी भारत पहुंच गए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गई हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री आ गए हैं और कई और देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में यह है कि कल दिल्ली में एक भव्य स्वागत के बीच में उम्मीद ये जताई जा रही है कि कैबिनेट जो साथ में एनडीए का जो कैबिनेट है वो भी कल कुछ मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें जेडीयू की तरफ से उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर शपथ ले सकते हैं। आरएलजेपी यानी रामविलास पासवान की जो पार्टी है, जिनके बेटे हैं चिराग पासवान 5 सीटें जीत कर आए हैं, उसमें से एक कैबिनेट मंत्री खुद चिराग पासवान हो सकते हैं। जयंत चौधरी लोकदल से है, वो एक कैबिनेट हो सकते हैं। इसके अलावा टीडीपी, चूंकि देखिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इन दोनों पर सबकी निगाहें रहेंगी, तो टीडीपी की तरफ से उम्मीद ये जताई जा रही है कि 3 कैबिनेट मंत्री उनके भी रहेंगे। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश से आई है, उनका एक कैबिनेट रहेगा। हालांकि अनुप्रिया पटेल पहले भी एमओएस थी, पिछली सरकार में भी 10 साल एमओएस रही है। रामदास अठावले हालांकि राज्यसभा है, लेकिन जिस तरह से एनडीए गठबंधन का उन्होंने सपोर्ट किया है महाराष्ट्र में, उनको एक मिनिस्ट्री मिल सकती है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि उनको कैबिनेट नहीं बल्कि एमओएस इंडिपेंडेंट इंचार्ज मिलेगा। उसके अलावा शिवसेना है, एनसीपी है, जिसमें एनसीपी पे शरद पवार के बच्चे हैं। ताबिश, ये सारे मंत्रालय तो अपनी जगह पे, अभी तक खबरें आ रही हैं कि कुछ डिमांड्स हो रही है। नीतीश कुमार मंत्रालयों की डिमांड कर रहे हैं और बड़े बड़े मंत्रालयों की डिमांड कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू के हवाले से भी ऑफ द रिकॉर्ड खबरें आ रही हैं। ऑन रिकॉर्ड तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड खबरें आ रही हैं कि गृह मंत्रालय मांग रहा है, बड़े मंत्रालय जो है रेलवे मंत्रालय मांग रहा है। तो क्या इस तरह की खबरें, एक आपसे जानना चाहूंगा, क्या कोई लेन देन की बात हो रही है कि कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, कौन सा नहीं लिया जाएगा? और दूसरी बड़ी बात, अब तक विपक्ष बीजेपी जो है फुल बहुमत से सरकार करी थी, अब कितनी बड़ी चुनौती रहेगी नरेंद्र मोदी के लिए ये सरकार को चलाना? देखिए, जहां तक आपने मंत्रालयों की बात की है, ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एनडीए और टीडीपी, एनडीए के जो घटक दल है, चाहे उसमें टीडीपी हो, चाहे उसमें जेडीयू या और जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, वो अपने मुंह से मंत्रालय मांग रहे हैं। उनको पता है कि बीजेपी की मजबूरी है, अगर बीजेपी को सरकार चलानी है तो उनको साथ लेकर के चलना होगा और उनको वो मंत्रालय देने होंगे जो वो मांगेंगे। और इसीलिए मलाईदार मंत्रालय, देखिए जो 4 सबसे बड़े मंत्रालय होते हैं सरकार के अंदर, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, वित्त यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके अलावा विदेश मंत्रालय यानी फॉरेन अफेयर्स, ये 4 बहुत अहम मंत्रालय होते हैं। बीजेपी चाहती है कि ये चारों मंत्रालय उनके पास रहे, लेकिन टीडीपी की तरफ से यानी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री और लोकसभा के स्पीकर का जो पद है वो मांगा गया है। वहीं नीतीश कुमार भी 3 बड़े मंत्रालय मांग रहे हैं, जिसपे वो कृषि मांग रहे हैं, रेलवे मांग रहे हैं और वो भी फाइनेंस मांग रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि उनको भी फाइनेंस मिले, यानी जो घटक दल है दोनों की निगाहें फाइनेंस पर है। पिछली सरकार में फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण के पास रही, लेकिन इस बार दोनों जो घटक दल है बड़े, उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनकी चाहत है कि उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिले। और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी बात है कि आखिर कैसे अपने घटक दलों को समझाया जाएगा कि वो जो तमाम मंत्रालय हैं जो बीजेपी नहीं देना चाहती है, उनके अलावा क्या मंत्रालय देगी। तो बीजेपी ने एक ऑप्शन निकाला है। देखिए, कमेटी बीजेपी की तैयार की गई है, जिसमें जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह है, जो तमाम एनडीए के घटक दलों से बात कर रहे हैं। उन दलों को रेलवे, कृषि, उसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ये तमाम जो मंत्रालय है, ये मंत्रालय देने की बात की जा रही है, क्योंकि 4 बड़े जो मंत्रालय हैं वो बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। देखिए 28 कैबिनेट मिनिस्टर बनने हैं और 28 कैबिनेट मिनिस्टर में आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी ने पिछली बार सिर्फ नीतीश कुमार से इस बात को लेकर के अपनी बातचीत खराब की थी कि नीतीश कुमार 3 मंत्रालय चाह रहे थे और बीजेपी 1 मंत्रालय देना चाहती थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 1 मंत्रालय दिया था और इस बात को लेकर के बीजेपी और जेडीयू अलग हो गए थे। टीडीपी का भी यही सूरत हाल 2018 में रहा था। 2018 में टीडीपी चंद्रबाबू नायडू छोड़ करके गए थे। छोड़कर जाने की वजह थी कि वो स्पीकर मांग रहे थे। उस वक्त भी चूंकि पूर्ण बहुमत में बीजेपी आई थी, उस वक्त भी उनकी डिमांड नहीं मानी गई थी। तो इस वक्त टीडीपी और जेडीयू दोनों के पास ऑप्शन है। और राजनीतिक गलियारों की अगर बात करूं मैं सनम एजाज साहब, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार बहुत लंबा एक टर्नओवर पूरा कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर गहमा गहमी और कशमकश आज दिन भर हमने देखी है। आज दिन भर में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में हम मौजूद रहे। केसी त्यागी लगातार कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए, सीए एनआरसी में बदलाव होना चाहिए। और आपको याद होगा
370 जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया था तो जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी का बयान आया था कि ये एक सरकार का स्टेप पूरी तरह से गलत है। तो आप समझिए कि जो हमेशा ये मुखालफत करते हैं वो आखिर एक विचार, उनकी एक आइडियोलॉजी कैसे हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे अंतराल तक ये सरकार चलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत खुलकर के काम करने की आदत है और ये तमाम जितने भी घटक दल हैं उन सब ने अपनी डिमांड्स रखनी शुरू कर दी है। किसी का कहना है कि हमें कृषि मंत्रालय चाहिए, कोई रेलवे मांग रहा है, कोई होम मिनिस्ट्री मांग रहा है, कोई स्पीकर मांग रहा है। तो विपक्ष के लिए क्या ये जो कांग्रेस है, इंडिया अलायंस है, अगर इनकी सरकार नहीं चलती तो क्या कहें वो भी कोशिश तो नहीं कर रहे हैं जोड़ तोड़ की, वो भी सरकार बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि ओथ के बाद बाजाब्ता तौर पर उन्हें फ्लोर टेस्ट देना होगा, तो फ्लोर टेस्ट के हवाले से कांग्रेस कोई रणनीति, कोई राजनीति तो नहीं कर रहा है। देखिए, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, हालांकि मैं इस वक्त नाम नहीं लूंगा, मेरी आज उनसे बातचीत हो रही थी। जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, और आप सोच सकते हैं कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी एक बड़ा पद होता है। जब हम उनसे बात वैसे ही कर रहे थे, मैंने उनसे जिक्र भी किया कि क्या आप लोग ट्राई नहीं कर रहे, तो उनका कहना यह था कि पहले ये लोग सरकार बनाए, देख ले। उनको भी पता है कि ये सरकार बहुत लंबी नहीं चलने वाली है और कांग्रेस पार्टी इसलिए बहुत हड़बड़ाहट नहीं कर रही है। इंडिया अलायंस के जो घटक दल है वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं है। उनको पता है कि ये सरकार, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा अपने फैसले खुद लेने की आदत रही है और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एनडीए के घटक दल कोई फैसला थोपेंगे तो इस बात को लेकर के जरूर आने वाले समय में कड़वाहट पैदा होगी। और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ये बात भली भांति जानता है कि आने वाले समय में टीडीपी और जेडीयू की तरफ से जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत की जाएगी जिसका असर सरकार पर पड़ेगा। और इसलिए कांग्रेस खामोशी के साथ सब चीजें इस वक्त ऑब्जर्व कर रही है। यानी इंडिया गठबंधन के जो अलायंस पार्टनर है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या अभी इन्हें सरकार बनानी चाहिए, हम अपोजिशन में बैठेंगे। और एक बड़ा, देखिए, एक बड़ी जो इंडिया गठबंधन के पास भी नंबर्स बड़े हैं, 234 बड़े नंबर हैं और ऐसे में 5 से 6 इंडिपेंडेंट जो जीत कर आए हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। चाहे उसमें आप चंद्रशेखर आजाद की बात कर लें, नगीना लोकसभा से इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहते थे। हालांकि उन लोगों के जो रिश्ते हैं उनमें खटास आई, लेकिन उनका बयान आज भी आया कि वो इंडिया गठबंधन को ज्यादा पसंद करेंगे। और ऐसे में लद्दाख से सांसद हाजी हनीफा जीत कर आए हैं, उनका भी मत कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा। उसी तरह से जम्मू कश्मीर से एक और इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं, इंजीनियर रशीद साहब, कहीं ना कहीं उनका भी झुकाव जहां तक देखने वाला मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो एमपीज जीत कर आए हैं उनका इंडिया गठबंधन की तरफ एक झुकाव है। और इसलिए कांग्रेस या इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं वो देख रहे हैं बैठ करके पहले सरकार बने और ये क्या होता है और किस तरह से मैनेज किया जाता है, क्योंकि उनको भी पता है कि इतनी आसानी से मैनेज नहीं किया जा सकता। ना ही चंद्रबाबू नायडू को मैनेज किया जा सकता है, ना ही जेडीयू के नीतीश कुमार को मैनेज किया जा सकता है। और इसीलिए इंतजार किया जा रहा है और अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार बने। इंतजार, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, इंतजार के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताबिश कमाल दिल्ली से हमारे साथी और बता रहे थे कि वेट एंड वॉच, इंतजार ये कांग्रेस कर रही है, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी पिछले 2 टर्म्स में फुल मेजॉरिटी के साथ आ रहे थे, फुल दबदबे वाली सरकार चला रहे थे। आदत नहीं है, ताबिश बता रहे थे कि इस तरह से लेके चलने की। अब जो मजबूरी आन पड़ी है तो क्या, ताबिश बता रहे थे कि लंबा खेल नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी में लंबा खेल या एनडीए में लंबा खेल नहीं होगा तो इंडिया अलायंस में भी कहां लंबा खेल होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में आदत, बहुत से लोग जो हैं पावर के मतलाशी हैं, पावर की तलाश में, तो क्या बिना पावर के और वक्त उनको चल सकता है, निकल सकते हैं? ये बड़ा सवाल रहेगा आने वाले वक्त में। लेकिन जब बात ताबिश ने की तो उन्होंने इंजीनियर रशीद की और इंजीनियर रशीद एआईपी के सरबराह हैं, कश्मीर से उनका ताल्लुक और जुनूबी शुमाली कश्मीर के बारामूला की पार्लिमानी सीट में एक तूफानी रेले की तरह वोट लेकर इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। अभी वो कैद हैं और उनके लिए अगली तारीख 18 की लगी है और 18 की तारीख जो मौजूद अदालत उनकी जमानत के लिए दरख्वास्त रखी है उसको 18 की तारीख लगी है। 18 की तारीख को ईद है तो ईद पे छुट्टी होती है,
तो क्या 18 की तारीख को छुट्टी के दिन इंजीनियर रशीद को जमानत मिल जाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल। लेकिन इंजीनियर रशीद की पार्टी ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंजीनियर रशीद की कैद के हवाले से भी बात की, अपना जनेदार यानी अपनी ग्राउंड सिचुएशन बढ़ाने की बात भी की और ये भी बताया कि अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे जो ड्राइव है वो भी शुरू कर रखी है। लेकिन बात उन्होंने दिल्ली की वज़ीर-ए-आज़म के कल की ओथ सेरेमनी की भी की। ज़रा सुनिए क्या बता रहे हैं वो, और उसके बाद वापस चलेंगे हम जम्मू कश्मीर के दूसरे मुद्दों पर। लेकिन पहले इंजीनियर रशीद की पार्टी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब चूंकि हमने ये इलेक्शन जीत लिया है और इंजीनियर रशीद अभी बासठी जो पार्लियामेंट है वो उसके मेंबर है, तो उसकी जो ओथ सेरेमनी को लेके हमने जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो हम कर रहे हैं। जो हमारे एडवोकेट साहब हैं वहाँ पे जो ये केस लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है पटियाला हाउस कोर्ट में। तो उसका अभी जो वहाँ पे दिल्ली में वेकेशन शुरू हो रही है कोर्ट की, तो कोर्ट has been very liberal to us। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, हालांकि उसका डेट अब 18 को रख दिया है, और कोर्ट ने हमें ये लिबर्टी दे दी कि अगर इफ नीड अराइजेस, अगर जरूरत पड़े तो हम आपकी एडिशनल कोई एप्लीकेशन उसको हम विद इन जो वेकेशन चल रही है, वेकेशन में जो वेकेशन बेंच जो बैठता है वो कंसिडर कर सकता है। अगर जरूरत पड़ी कि ओथ उससे पहले होता है, तो मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है इंजीनियर रशीद साहब को न सिर्फ जेल से रिहा करेंगे बल्कि उनको बाज़ाब्ता पार्लियामेंट, मुल्क के पार्लियामेंट में ओथ देने का जो मौका है वो दिया जाए। चलिए, इंजीनियर रशीद के फर्जंद और इंजीनियर रशीद के आईपी के लीडरान जो हैं श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। इंजीनियर रशीद, जिस तरह मैंने पहले ही बताया, नॉर्थ कश्मीर में एक सैलाबी रैली के साथ आए, वो इस तरह से वोट लेके आए कि सबको बहा के ले गए। उमर अब्दुल्ला को दोपहर में ही याद पड़ गया था कि भाई अब तो उनका रास्ता बंद है। सजाद गनी लॉन भी देर गए तक इंतजार तो करते रहे, लेकिन इंजीनियर रशीद के इस तूफान का बांध नहीं बांध सके। और वोटों की वो तादाद जो इंजीनियर रशीद ने हासिल की, शायद एक तारीख लिखी जाएगी, और जब मौरख लिखेगा तो ये ज़रूर लिखेगा कि छोटे और बड़ों ने सब मिलके इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट तक पहुंचाया। लेकिन अभी तारीख जब बात की जाए तो 18 की तारीख है। 18 की तारीख मेरे हिसाब से ईद के दिन की छुट्टी आ जाती है शायद उस दिन। लेकिन इस तरह जब अभी श्रीनगर में उनके तर्जमान, उनकी पार्टी के लीडरान बता रहे थे कि ऑनरेबल कोर्ट काइंड एनफ है, तो इतनी और काइंड एनफ होगा ऑनरेबल कोर्ट कि वो ईद के दिन कोर्ट जाएगा और तारीख लगेगी और उससे पहले उन्हें रिहा किया जाएगा। लेकिन इंजीनियर रशीद का इंतखाबात में कामयाब होना, पास होना, जम्मू कश्मीर में लोगों को इंतखाबात का इंतज़ार, और मुद्दतों बाद ये इंतज़ार अब मुकम्मल होता नज़र आ रहा है। पिछले 36 घंटे नहीं 48 घंटों से हम लगातार इलेक्शन कमीशन की बड़ी सरगर्मियाँ जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से देख रहे हैं, और आज एक बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का जारी भी हुआ है। इलेक्शन कमीशन का ये नोटिफिकेशन असम्बली इंतखाबात की तारीख तो नहीं दे रहा है, वक़्त भी नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं न कुछ अंदाज़ा दे रहा है, और मेंबरान जो पार्टीज़ हैं उनको बता रहा है कि आपका जो इंतखाबी निशान है उसके हवाले से आप बाज़ाब्ता तौर पर कायदा और कानून से आगे बढ़िए, दरख्वास्त दीजिए, आपको इलेक्शन सिंबल अलॉट किया जाएगा। फ़िलहाल ये उसकी है। लेकिन इलेक्शंस का जम्मू कश्मीर में इंतज़ार था, लगभग 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आम लोगों को जो असम्बली इंतखाबात हुए थे वो 10 साल के बाद अब दोबारा हो सकते हैं, जिस तरह से अंदाजे लगाए जा रहे हैं। और कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि अगस्त की 14 से लेकर 15 अगस्त तक की जो सूरत-ए-हाल रहेगी, उससे पहले यात्रा रहेगी, 15 अगस्त के फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और कश्मीर में सियासी लीडरान इसका बेताबी से इंतज़ार भी कर रहे हैं। कल शाम से ही हमने देखा कि छोटी छोटी मीटिंगों का, फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जो है सियासी जमातों ने शुरू कर दिया है, अपने अपने हलकों में जाना भी शुरू कर दिया है। और हकीम मोहम्मद यासीन PDF के सरबराह, आज हमारे नुमाइंदे ने उनसे भी पूछा, फैसल ने उनसे पूछा कि इंतखाबात के हवाले से क्या कुछ आपकी उम्मीद, क्या कुछ राय, और इतनी देर बाद हुई तो कहीं देर ना हो जाए वाला फार्मूला तो नहीं है। तो हकीम यासीन ने बताया कि इंतज़ार है, बुनियादी हक से महरूम है, अब उम्मीद है कि ये बुनियादी हक ज़रूर मिलेगा। हकीम मोहम्मद यासीन को सुनते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे पुलिस सरबराह का अवामी दरबार, और उस अवामी दरबार के दौरान फैसला प्लस फार्मूला। उम्मीद थी कि पार्लियामेंट के साथ ही जम्मू कश्मीर की असम्बली के इलेक्शन करवाते। बहरहाल वो टाइम तो अब हो गया।
अब जो इस हफ्ते मुतवातिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बार बार यकीन दहानी करवाई कि बहुत जल्द यहाँ पर इलेक्शन का इनेकाद होगा, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम 9 साल से अवामी हुकूमत से महरूम हैं। लोगों के गोनू मसाइल है, मुश्किलात है, मामलात है। एक वाहिद रास्ता है कि जो ऑनरेबल मेंबरान होते हैं, जो आवाम की आवाज़ बनकर असम्बली में सारे मसाइल, चाहे वो सियासी हो, इक़्तिसादी तौर हो, अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से हो, किसी भी मामले जो लोगों के होते हैं उसके उबारने की कोशिश करेंगे। को मालूम है ये पहली बार है कि लोग की दम घुट गई थी, इसलिए इतना पार्लियामेंट में इस तरह से कभी आपने देखा नहीं, तो मैंने देखा। मगर असम्बली जो है इससे तिगना आप देखेंगे कि लोग जो उनकी जो भड़ास है, उनके जो मामलात और मुश्किलात और मसाइल है जिनका वो सफ़र कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा इस लिहाज से भी नहीं करेंगी। हकीम मोहम्मद यासीन पीडीएफ के सरबराह और बता रहे थे कि अच्छी तादाद में वोट डाले जाएंगे। हकीम मोहम्मद यासीन बता रहे थे। और वोटों की बात आज रियासती पुलिस सरबराह ने भी की और साउथ कश्मीर पुलवामा में रियासती पुलिस सरबराह ने वोटों की बात की, लेकिन उनने क्या कुछ बताया वो जानने के लिए हमें कुछ पलों का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे स्पॉन्सर्स का एक छोटा सा तजारती पैगाम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पुलिस सरबराह की बात भी करेंगे और अनोखा चोर से भी आपको मिलाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। चलिए, लज्जत मसाले हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स। अब रात 9:30 बजे के वक्त तक आप जो देखते हैं हमारा प्रोग्राम दिन भर, इसके स्पॉन्सर्स हैं लज्जत मसाले, और इनका पैगाम आपने सुना। लेकिन हम आपको बताते चलें, हमने इंतखाबात की बात की, इलेक्शन की बात की, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की तैयारी की बात की, और ख़बरें आ रही हैं कि अगस्त के फ़ौरन बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के हवाले से बड़ी चहल पहल देखने को मिलेगी। जून और जुलाई का ही महीना है, अगस्त का महीना बड़ा यात्रा के साथ साथ बाकी मामलात में बिजी रहेगा। लेकिन आपको बताते चलें, अवामी दरबार भी हुआ करते थे। वो कोड ऑफ कंडक्ट जब लगा तो अवामी दरबारों पर बड़ी कदगने भी लगी। जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह आर स्वेन अवामी दरबार जो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट से पहले शुरू किए, तो बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें मिल रहा था। अवाम अपने मसाइल लेकर आ रही थी। पुलिस के ओहदेदार, पुलिस के हुकाम मौके पर भी मौजूद रहते थे। कुछ मौके पर मामला निपटाए जाते थे, कुछ के लिए अहकाम जारी किए जाते थे, और अक्सर ग्राउंड पर यह भी देखने को मिल रहा था, पुलिस वाले चाहे वो थानेदार हो, जमादार हो, चौकीदार हो या हवालदार हो, सब इस चीज़ पर बड़े परेशान रहते थे कि अगर उनने कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो कोई अवामी दरबार में आर स्वेन को उनकी वो बात ना बता डाली। तो बड़ी एहतियात पुलिसिंग हो रही थी, बड़े मामलात पुलिस देख रही थी। लेकिन कुछ जो 2-3 महीने का ब्रेक लगा, तो इस ब्रेक के दौरान कुछ मामलात एक बार फिर पटरी से हिलना जो शुरू हुए, तो आर स्वेन ने फिर दरबार लगाया। और पुलवामा के दरबार में आज आर स्वेन से मिलने, अपने मसाइल लेकर इलाके की बड़ी तादाद में लोग आए थे। वो ख़वातीन थी, वो मर्द थे, वो सब लोग थे, और आर स्वेन तक पहुंचकर उनको अपने मसाइल बता रहे थे। कहीं पुलिस का मामला था, कहीं आवाम का मामला था, कहीं मनशियात की बात उनसे की जा रही थी, और कहीं नौजवानों में नए मामला, नए मसाइल की बात भी की जा रही थी, और अक्सर जगहों पे रोज़गार की बात की जा रही थी। और आर स्वेन ने सभी मामला सुनते हुए कुछ को मौके पर निपटाया, कुछ के हवाले से अहकाम जारी किए। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात भी आर स्वेन ने बताए, और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का तज़किरा भी किया।
लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार के हालात बताते हुए यहाँ के हालात भी बताए और मिलिटेंसी की तादाद भी बताई। ताहम उन्होंने बताया कि पुलिस की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी आवाम में एतमाद बहाल करना और उस एतमाद को बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस हर वक्त कोशिशें करती रही है और माजी से लेकर हाल तक जितनी भी कोशिशें हैं उन्हें आने वाले वक्त में जारी रखा जाएगा। RR स्वयं को सुनते हैं। एक टेररिज्म जो रेजिडेंट टेररिज्म से हम फॉरेन टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं। रेजिडेंट टेररिज्म का मतलब हो गया कि हमारे अपने लड़के जो तादाद में जो है शामिल होते थे वो कम होने लगा है। हमारी ये कोशिश रही है कि कम्युनिटी के साथ मिलकर हम ये पहले तय करें कि कोई इनमें दाखिल ना हो, तो कोई किसी माँ की, किसी बहन की, किसी भाई जो है या बेटा या खामद जो है इसमें शामिल ना हो, उसकी जान बची रहे। और जब इस तरीके का कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, हमारा पहला ये कोशिश रहती है कि गया क्यों, उसको कैसे रोका जाए। तो उस जो कोशिश है उसकी वजह से आज आप देखेंगे कि तादाद में कम हो गया। जब तादाद कम हो गया है तो जानें बच रही हैं। जब जानें बच रही हैं तो घर आबाद रह रहा है। जब घर आबाद रह रहा है तो वायलेंस कम हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि ये किसी की घर ना टूटे, कहीं पे भी किसी के घर के आंगन में। RR स्वयं रियासी पुलिस सरबराह बता रहे थे कि हम चाहते हैं कि किसी का घर ना टूटे, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें बहुत से लोग अलग अलग तरह से बातें भी करते रहते। जब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उहदा संभाला तो फ़ौरन एक टास्क फोर्स कायम किया और मुल्क दुश्मनी की या मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलिस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। और उस टास्क फोर्स ने जो अपनी रिपोर्ट्स पेश की उस पर लगातार पिछले साल हमने देखा हुक्मनामे पे हुक्मनामे, टर्मिनेशन पे टर्मिनेशन जारी हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसी हद तक वो मामला रुक गए थे और लोगों में जो एक कॉन्फिडेंस, जो एक डर खौफ था वो किसी हद तक कम भी होना शुरू हुआ था। लेकिन आज सुबह ही या बाद दोपहर में एक और हुक्मनामा जारी हुआ और जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से जारी हुक्मनामे में 4 सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी के अहकाम जारी हुए और ये इन 4 में से 2 जम्मू कश्मीर पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, एक PHE डिपार्टमेंट से है और एक का ताल्लुक़ महकमे तालीम से है। और सरकारी तर्जुमान ने इस हवाले से ट्वीट जारी करते हुए, बयान जारी करते हुए बताया कि ये चारों के 4 मुल्क दुश्मनी में मुलविस थे और उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। ये श्रीनगर में था, लेकिन बारामूला में मिलिटेंसी से मुतल्लिक एक मामले को लेके आज कुछ प्रॉपर्टीज़ ज़ब्त की गई हैं और करीबन 8 कनाल की जो प्रॉपर्टीज़ है उन्हें SIU ने ज़ब्त करते हुए बताया कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उन लोगों की हैं जो मिलिटेंसी के साथ मुलविस पाए गए हैं, मिलिटेंसी के साथ मुलविस पाए गए हैं। लेकिन आपको नाज़रीन ज़रा मामला बताएं मुलाजमीन का, तो मुलाजमीन के ट्रेड यूनियन लीडर और अब पेंशन पा रहे जो लीडर हैं क्यूम वानी, उन्होंने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्यूम वानी ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेंशनरों के मसाइल उजागर करते हुए बताया कि एक तो नो पेंशन, फिर कुछ और पेंशन, तो सारे पेंशन के बीच में मुलाजमीन को, चाहे वो रिटायर्ड है या इन सर्विस मुलाजमीन, GP फंड की भी उन्होंने बात की कि अभी तो रिटायर्ड मुलाजमीन की बात नहीं है, वो लोग जो इन सर्विस में उनका GP फंड भी नहीं दिया जाता है, उनके साथ जितने भी जो पेंशनर अलाउंसेज हैं वो नहीं दिए जाते हैं। और इस मामले को लेकर क्यूम वानी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पेंशनों के साथ आज भी ज्यादती हो रही है और इस ज्यादती के मामले को लेकर वो कहीं तक जा भी सकते हैं। से फिर गवर्नर इंतजामिया चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि पेंशन और उसके मामला को सीरियसली लिया जाए और जितने भी हमारे मामला और मसाइल है उनको फौरी तौर हल किया जाए। हमारे जो प्रायोरिटी पर जो हमने चार्टर ऑफ डिमांड बनाया है पेंशन और रिलेटेड फंड के, सबसे पहले जो हमारी डिमांड है रिलीज ऑफ डियरनेस अलाउंस फ्रॉम 1/1/2020 1/7/2020 and 1/1/2021 with retrospective effect and payment of arrears from 1/1/2020 in favor of pensioners and government employees. Restoration of committed pension after 12 years instead of 15 years. At present, and stop the excess deduction and refund of the same amount to the pensioners. तीसरी डिमांड ग्रांट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ऑफ ₹10,000 to all state government employees as in the case of central government pensioners. ये जो पेंशनर्स हैं इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ग्रांट ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन टू द पेंशनर्स
of the following age group: 60 to 70 euros 15%, 70 to 75 euros 25%, 75 to 80 euros 35%, 80 euros to 85 45%, 85 to 90 60%, 90 to 95 75%, 95 euros to above 100%. Partially demand: implementation of cashless medical treatment to all pensioners. और नाज़रीन, रात के 9:35 हो चुके हैं, वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन चलते चलते आपको बाखबर करते चलें। उधमपुर में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम दलीप कुमार और रविंद्र कुमार बताया जाता है, और उन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने कल स्कूल एक्सकर्शन से वापस आ रही 2 तालिबात, स्कूली तालिबात के साथ बदतमीज़ी की है। पुलिस ने मामला दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि दोनों मासूम बच्चियां रात भर जंगलात में बेहोश पड़ी रहीं और सुबह पुलिस और मुकामी लोगों ने उन्हें बरामद किया, जिस दौरान मालूम हुआ कि इनके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन आपको ज़रा श्रीनगर का हाल अहवाल भी बताते चले। श्रीनगर का पोश इलाका परेपोरा, और परेपोरा के इलाके में एक चोर को पुलिस ने आज पकड़ा है, और 24 घंटों के अंदर अंदर श्रीनगर की पुलिस ने इस चोरनी को पकड़ा, और उस चोरनी के कब्जे से चोरी किए गए 2 लाख से जायद की, माफ़ कीजिएगा 23 लाख के करीब रकम जो है वो 23,46,000 रुपए से जायद की रकम जो है बरामद की गई है। चोर भी कमाल का, या कहें चोरनी भी कमाल की, और ये श्रीनगर के इलाके परेपोरा के इलाके में, जहां बताया जाता है कि इसने अपने कुछ जानने वालों के घरों में ही गई थी, वहीं पे चोरी की, और उसके बाद 23,46,000 रुपए की चोरी की। लेकिन चोरनी थी, जल्दी ही पकड़ में आ गई और पुलिस ने माल मसरूका बरामद कर लिया। लेकिन बांडीपोरा के चोर भी कमाल के हैं, चोरी भी की तो बराबर की। 2 बैल, 2 गायें और 2 बकरियां टंगनार के इलाके से दौरान शब चोरों ने चोरी कर ली है। और बांडीपोरा से हमारे नुमाइंदे इनाम ने हमें बताया है कि चोर जो हैं वो एक घर से 2 बैल, 2 गाय और 2 बकरियां ही चुरा कर ले गए, और गरीब के घर की जो कुल असासा था उसको ही चुरा के ले गए। तो ये बांडीपोरा के इलाके से खबर है। साहब जाहिर है चोरी की वारदातें बढ़ती भी जा रही हैं, और इन चोरी की वारदातों के साथ साथ कुछ अपने नाज़रीन को और मामलात भी थे, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। तमाम बांडीपोरा से खबर कि चोर चोरी की वारदात में 2 गायें, 2 बैल और 2 बकरियां, यानी 6 का हिस्सा बराबर करके ले गए हैं। तो चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का दिन भर। आज का दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे लज़्ज़त मसाले। रात के 9:30 बज चुके, 9:38 हो चुके हैं। रात 9:38 पर तकरीबन आप या तो डिनर कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, तो कीजिएगा डिनर, लेकिन लज़्ज़त मसालों के साथ। और हमें भी बताइएगा, हमारे सोशल मीडिया से लेकर हमारे व्हाट्सएप पर आप अपने कमेंट्स में हमें हमारे प्रोग्राम के हवाले से भी जानकारी दे सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आपने लज़्ज़त मसाले के साथ डिनर किया तो कैसी रही डिनर की लज़्ज़त। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।